चलिए, एको बता दिया था। गुप्ता जी एको की डेफिनेशन बताइए। इधर देख के हमारी तरफ, कॉपी की तरफ नहीं, हमारी तरफ देख के एको की डेफिनेशन बताइए। कभी पढ़ते हो घर जाके? हाँ, अभी 18 तारीख से पेपर है, फेल हो चले आओगे, मुंह बना के चले आओगे, घर वालों को कॉल आएगा। देखिए दरअसल एको मैंने बता दिया था क्या होता है। जब आवाज प्रोड्यूस करने के बाद ओरिजिनल आवाज अगर सीज हो जाए, बंद हो जाए, तो जो दूसरी आवाज अपनी ही सुनाई देगी वो कौन सी होगी? एको होगी। और रिफ्लेक्शन के बाद वो डेफिनेशन जो लिखवाई थी वो याद करने के लिए दी थी कि याद करो, कॉपी में नोट्स इसीलिए बनवाए जाते हैं। कंडीशंस फॉर एको। एको कब प्रोड्यूस होगा? जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि सब लोग सुनिएगा, हमने कुछ बोला तो हमारे बोलने के 0.1 सेकेंड के बाद, 0.1 सेकेंड के बाद कम से कम हमको अपनी आवाज सुनाई देती है, तो वो एको है। नहीं समझे? जैसे हम सोर्स हैं और वो वाली दीवार क्या है? ऑब्स्टेकल। ठीक है, हम सोर्स और सामने वाली दीवार अगर ऑब्स्टेकल है तो हमारे द्वारा प्रोड्यूस हुई आवाज टकरा के वापस हमारे कानों तक अगर 0.1 सेकेंड कम से कम ले, कम से कम 0.1 सेकेंड ले वहां से यहां तक आने में, तभी पुराना वाला साउंड बंद हुआ होगा। तो बात समझ में आएगी नहीं? तो लिखिए, एन एको इज हर्ड ओनली इफ, एन एको इज हर्ड ओनली इफ, only if the distance of the person producing sound, if the distance of person producing sound, if the distance of person producing sound from the rigid obstacle, from the rigid obstacle is far enough, from the rigid obstacle is far enough to allow the reflected sound, far enough to allow the reflected sound to reach the person, to reach the person at least 0.1 second after the, at least 0.1 second after the original sound is heard. 0.1 second after the original sound is heard. मतलब वो प्रोड्यूस कह सकती हैं आप, ज्यादा सही रहेगा। हर्ड तब जब प्रोड्यूस। इधर देखो सब लोग बेटा, सीज होने में क्योंकि टाइम लगेगा, जब प्रोड्यूस होगा तुरंत उसके पॉइंट पहुंचेंगे। इधर सुनिए बेटा, ये समझ आया? सोर्स से ऑब्स्टेकल की दूरी इतनी दूर तो होनी ही चाहिए कि आवाज प्रोड्यूस होने और वापस आने के बीच में कम से कम कितना समय हो? 0.1 सेकेंड, कम से कम, ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसी में एक फॉर्मूला आपको बता दें, ये है सोर्स, ये है ऑब्स्टेकल। ठीक है, तो सोर्स और ऑब्स्टेकल की दूरी को हम लोग क्या बोल देते हैं? आवाज जाएगी डी दूरी और आएगी डी दूरी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2d। सही है। अब टाइम टेकन हम मान लेते हैं कि जाने और वापस आने में कितना टाइम लगा, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। v इज इक्वल टू 2d/t, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है एको के केस। ठीक है, अब
टी जो होना चाहिए वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए कम से कम। एको के लिए टी कितना होना चाहिए, और स्पीड जो होती है वो 340 मीटर पर सेकेंड ले लीजिए आप लोग, सही है। तो v की जगह 340 लिखा, 2 इंटू डी बाई टी की जगह कितना लिखा, तो 340 इंटू 0.1 34 इक्वल टू 2d, डी की वैल्यू कितनी आ गई 17 मीटर। मतलब सोर्स और उस ऑब्स्टेकल की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, तभी 0.1 सेकेंड कम से कम लगेगा आवाज को टकरा के वापस आने में। आगे समझ में। तो ये एको के लिए पहली कंडीशन हो गई, सही है। अब एको सुनने के लिए, एको को क्लियरली सुनने के लिए तीन चीजें और हैं, लिखो इसमें सेकंड पॉइंट। तो ये पूरा लिखिएगा जब एको का कंडीशन पूछा जाए। 0.1 सेकेंड और कम से कम कितना मीटर, 17 मीटर कम से कम होना चाहिए, सही है। दूसरा लिखिए, द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टर, द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टर मतलब ऑब्स्टेकल, द साइज ऑफ रिफ्लेक्टर या ऑब्स्टेकल मस्ट बी लार्ज एनफ, the size of reflector must be large enough as compared to the wavelength of sound wave, must be large enough as compared to the wavelength of sound wave। मतलब जो सामने पहाड़ होगा मान लीजिए, उसका साइज साउंड की वेवलेंथ से बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगला, अब सुन रहे हो बेटा कि लिखते ही जा रहे हो, सुनते भी। अब जैसे प्रीति जिंटा ने आवाज निकाली है तो पहाड़ों तक जाए पहुंचे भी तो नहीं, समझे मेरी बात, उतनी तेज बोलना भी पड़ेगा तभी आवाज वहां तक पहुंचेगी। तो लिखो, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड should be such that the reflected sound is audible। सबको क्लियर हो गया। इसी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स हैं, अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। v = 2d/t पे। चलो देखो, समझ आ रहा है। अगला देखिए, यूजेस ऑफ एको। एको का इस्तेमाल कहाँ कहाँ है। लिखिए पहला, बोले बाई बैट्स डॉल्फिन्स फिशरमैन, बाई बैट्स डॉल्फिन्स फिशरमैन, ठीक है। जैसे बैट या डॉल्फिन ऐसे एनिमल्स हैं, बैट्स क्या है, बैट क्या है, बर्ड है, चमगादड़ नहीं, चमगादड़ तो क्या है, मैमल है, ठीक है। तो बैट या डॉल्फिन 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग के ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में वो नहीं आता है, बात समझ आ रही है। ये जो बैट्स या डॉल्फिन्स या फिशरमैन मशीन्स की मदद से जो आवाज प्रोड्यूस करते हैं वो 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है अल्ट्रासोनिक
या अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो बैट्स जब ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि बैट्स अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करके, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करके, जब उनकी वो आवाज, इधर ध्यान दीजिएगा, दीवार से टकराएगी, मान लीजिए ऑब्स्टेकल से टकराती है, तो टकरा के वापस आएगी। तो टकरा के जब वो वापस आएगी तो बैट्स अपने दिमाग में ये एज्यूम या कैलकुलेट कर लेते हैं कि सामने वाला ऑब्स्टेकल हमसे कितना दूर है। कुछ बैट्स ऐसे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, पता है ना, कुछ ऐसे बैट्स होते हैं जो देख नहीं पाते हैं रात में। तो हम कहना क्या चाह रहे थे कि ऐसे बैट्स जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करके, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, ताकि वो ये डिटेक्ट कर सके कि उनके सामने का ऑब्स्टेकल जो है वो कितना दूर है। क्या चीज? उनकी मैथ्स बहुत तेज है, जो वो इनबिल्ट है ना, वो उनके अंदर भगवान ने उनको दिया है। क्यों आदित्य? है ना, समझ गए? सेम काम कौन करता है? डॉल्फिन्स करते हैं। डॉल्फिन्स भी अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करके अपने ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करते हैं सेम तरीके से। और फिशरमैन, हम ये लिखवाएंगे नहीं, ये आपका होमवर्क घर से करके आना है, किताब में लिखा हुआ है सब। सुनिए, इधर देखिए बेटा, फिशरमैन क्या करते हैं? फिशरमैन जो है मछली पकड़ने के लिए या कोई जीव जंतु पकड़ने के लिए पानी में अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। अब उनके पास तो मशीन है, बैट्स जैसा दिमाग या डॉल्फिन जैसा दिमाग नहीं। डॉल्फिन्स बहुत स्मार्ट क्रिएचर्स हैं, तो फिशरमैन क्या होते हैं, उतने स्मार्ट नहीं, लेकिन उनके पास मशीन है जो उन्होंने बनाई है। तो भैया मशीन के जरिए जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। वो अल्ट्रासोनिक वेव ऑब्स्टेकल से टकरा के जब वापस आती है तो उनकी मशीन बता देती है कि कहाँ पे ऑब्स्टेकल है या कहाँ पे मछलियों का झुंड है जहाँ जाके जाल डाला जाए। नहीं समझ पाए मेरी बात? तो तीनों ही सेम काम करते हैं, ये ऑब्स्टेकल डिटेक्ट करते हैं, ये शिकार डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और तीनों ही इस फॉर्मूले की मदद से v = 2d/, फॉर्मूले से ही जो है पता करते हैं कितनी दूर है ऑब्स्टेकल। लिख लोगे ये वाली चीज? तो ये आप लोग को 6, 7, 8 लाइन छोड़ दीजिए, या 10 लाइन कम से कम छोड़ दो। 10 बोल तो ज्यादा ही छोड़ना है। कोई समस्या? अच्छा, बैट्स तो हवा में साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सब लोग देखिएगा बेटा, इधर बैट्स जो होते हैं वो कहाँ साउंड प्रोड्यूस करते हैं? हवा में, जहां साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकंड या 330 मीटर पर सेकंड है। डॉल्फिन्स और फिशरमैन जो है पानी में आवाज प्रोड्यूस करते हैं, और पानी में साउंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 1450 मीटर पर सेकंड। 1440 है यार, यहाँ तो 1400 लिखा हुआ है। चलो, तो 1400 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है पानी के अंदर। तो सोचो कितनी तेज आवाज ट्रेवल करती होगी पानी के अंदर। सही है, तुरंत गई, तुरंत आई, खट से डिटेक्ट हो गया। आया समझ में? इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं साउंड रेंजिंग, ठीक है। साउंड रेंजिंग मतलब द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एन ऑब्स्टेकल बाय प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स। द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एन ऑब्स्टेकल बाय प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स इज कॉल्ड साउंड रेंजिंग। आ गया समझ में? ये पूरा आपकी किताब में लिखा हुआ है, यहां से वहां तक, ये आपको खुद से करके आना है। अगला यूज लिखिए, सोनार, SONAR, सोनार, ठीक है। सोनार मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग क्या है भाई? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब सबमरीन्स जो होती हैं, जैसे सबमरीन है, तो आपने वो पिक्चर देखी है ना, कौन सी सबमरीन? गाजी अटैक। तो सबमरीन्स में क्या होता है? पेरिस्कोप तो होता ही, वो तो जानते हो सब लोग, ठीक है, तो उसकी बात नहीं कर रहे। सबमरीन्स जो होती हैं जब नीचे उतरती हैं, सबमरीन्स को जब नीचे उतरना है, उनमें वो बैलिस्टिक टैंक होता है जिसमें सैंड भरी होती है। अब तो पानी से हो जाता है, तो पानी को रिलीज करेंगे या तो ऊपर जाएंगे और क्या करेंगे?
खींचेंगे अंदर की तरफ तो कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो कितना नीचे जाना है वो डिपेंड करता है कि वो साउंड वेव नीचे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, है ना, सोनार भेजेंगे। तो टेक्निकली होगा क्या कि चारों तरफ सोनार भेजने से उधर भी अल्ट्रासोनिक वेव भेजी, उधर भी अल्ट्रासोनिक वेव भेजी, नीचे भी अल्ट्रासोनिक वेव भेजी, और तुरंत उसको रिफ्लेक्शन को रिसीव किया गया, जिससे क्या हुआ, पता चला कि ऑब्स्टेकल कितना दूर है या जमीन कितनी दूर है, नीचे जाके हम लोग लड़ ना जाए, है ना। तो आप लोगों ने उस पिक्चर में ऐसा देखा होगा कुछ, ये ऐसा है ना, ये ऐसे वो आ रहा है, क्या कहते हैं इसको, अभी वो रेंज के बाहर है, डक गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि अब ऑब्स्टेकल कितना दूर है ये पता करने के लिए सोनार काम आता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। ये नहीं, ये तो ऐसे सब लोग समझ गए। इसको एको डेप्थ साउंडिंग भी कहा जाता है, एको डेप्थ साउंडिंग। मतलब व्हाट इज एको डेप्थ साउंडिंग? अखंडा, समुद्र की गहराई नापने का काम सोनार की मदद से एको डेप्थ साउंडिंग करेगा। भाई अल्ट्रासोनिक वेव नीचे भेजेंगे, टकरा के वापस आएंगे तो पता चलेगा कि हम जमीन में कितने ऊपर है। सिंपल है, समझ गए ना सब लोग। ये सब आप लोगों को खुद से करके आना है, इनके बारे में लिख के आना है पूरा और याद करके आना है, प्लस आपको सोनार फुल फॉर्म समझ ही गए, एको डेप्थ साउंडिंग की डेफिनेशन लिख के आनी है, ठीक है। फिर लिखो रेडार। अब रेडार कोई अलग एप्लीकेशन नहीं है वही चीज। आज हमारे रेडार में 3 लोग आए, कौन कौन? हम तो रोज ही बोलते थे चुप हो जाओ, किसी को लपेट देंगे, तो 1 हफ्ते की वार्निंग के बाद भी समझे नहीं, पटर 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 चालू रहते हैं। एक वो राजा है जिनकी 4 दिन तारीफ कर दी तो बैग से कॉपी नहीं निकालते कभी, और मैं तो इतना होशियार हूँ, मन में सॉल्व कर लेता हूँ। हाँ, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडार क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सबके पास बुक है ना? बुक्स में लिखा हुआ है, सामने देखिए, पढ़िए सब लोग अपनी अपनी किताब में। इन रेडार, देख रहा है, नोट करके लिखा होगा। इन रेडार the echo method is used to detect the presence of obstacle and also to find its range, कितनी दूर है। A signal of electromagnetic waves। भाई रेडियो मतलब क्या? यहाँ पे रेडियो का मतलब रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव्स। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? ये वेव्स जो है भेजी जाती हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। A signal of electromagnetic waves such as radio waves या microwaves is sent in space, which after reflection from the obstacle in its path return to the radar itself। वो तो समझ आया? सोनार और रेडार सिंपल समझ गए होंगे आप लोग। दोनों एक तरीके से क्या काम करते हैं? ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करते हैं। अभी वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 में ये अपना कौन था? जर्मनी, एडोल्फ हिटलर, ठीक है। तो उनके वो बड़े बड़े वो होते थे, क्या कहते हैं, प्लेन्स थे, उन्हें कहते थे लुफ्टवाफे। लुफ्टवाफे नाम था ना उनका। वो कामिकाज़े अटैक्स करते थे, है ना, लुफ्टवाफे कुछ, अब जो भी रहा हो यही शायद मेरे ख्याल में था। वो जाके रातों रात जो है सुबह सुबह चलते थे और एकदम पूरे शहर को तबाह कर देते थे, है ना। ब्रिटेन का सत्यानाश करने पे आ गया जर्मनी। मतलब पहले वो फ्रांस, फिर ब्रिटेन ने फ्रांस की मदद की तो ब्रिटेन पे हमला कर दिया, उधर पीछे रशिया पे हमला मार दिया। कहने का मतलब है चारों तरफ से फंस भी गया एडोल्फ हिटलर, मतलब जर्मनी। उसके एलाइज ने भी उसका साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी इतना बड़ा पावरफुल था जर्मनी कि काफी हद तक वर्ल्ड वॉर लड़ दिया उसने। लेकिन ब्रिटेन और के कुछ साइंटिस्ट या कहीं के कुछ साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया उस टाइम पे, सोनार रेडार, जिससे ये पता चला कि जो है जो लुफ्टवाफे आते हैं, है ना,
वो कितनी दूर पे हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, तो उस टाइम ये कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत काम आया, ये डिटेक्शन सिस्टम बहुत काम आया ब्रिटेन के लिए। बात समझ में आई? तब की बात थी। मतलब आविष्कार जो होते हैं वो नेसेसिटी में ही होते हैं, है कि नहीं है? जरूरत नहीं होगी तो आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, अपने घर पे पड़ा रहेगा। कौन थे उस टाइम के? विंस्टन चर्चिल, जानते हो ना? विंस्टन चर्चिल बहुत प्रसिद्ध है, ये एकदम चौड़े से मोटे से बुढ़े से विंस्टन चर्चिल। सुबह उठते तो विस्की पीते थे, मतलब उठते ही जो है, लेकिन बहुत दिमाग से ब्रिलियंट है ना, वॉर प्राइम मिनिस्टर। हाँ, मतलब विंस्टन चर्चिल का काफी अच्छा रोल था उसमें। हिम्मत वाला आदमी चाहिए होता है उस टाइम पे। बात समझ में आ रही है? अच्छा चलो वो सब बातें छोड़ो, काम कहाँ आया वो समझ गया ना, रेडार। फिर देखो अगला लिखो, यूज इन मेडिकल फील्ड। अरे आप लोगों का सबका कभी ना कभी अल्ट्रासाउंड हुआ ही होगा, नहीं हुआ तो अच्छी बात है। अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी ये मेडिकल फील्ड में यूज है। यूज ऑफ एको इन मेडिकल फील्ड पढ़िए। In medical field, echo method of ultrasonic waves is used for imaging human organs such as liver, gallbladder, uterus, womb. This is called ultrasonography. मतलब कहने का ये है, similarly echo cardiography is used to obtain the image of heart, human heart. इकोकार्डियोग्राफी में हार्ट से रिलेटेड होगा, नॉर्मल अल्ट्रासोनोग्राफी है तो आपके शरीर के किसी अंग में अल्ट्रासोनिक वेव्स पास की जाएंगी, जिससे उसके बारे में पता लगाया जाएगा। जैसे किसी को वो है, क्या कहते हैं, स्टोन डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं, या फिर प्रेग्नेंट विमेंस का अल्ट्रासाउंड होता है ना। समझ आ रहा है? तो ये 3 यूजेस आपको घर से लिख के आने हैं, याद करके आने। पहले याद कर लेना किताब से, फिर कॉपी में लिखना न्यूमेरिकल्स पे। फिर बातें शुरू कर दिए, मतलब कोई फिर लपेटा जाएगा, बच्चों भी नहीं बता दे रहे हैं। चल देखो न्यूमेरिकल्स देखो, the wavelength of waves produced on the surface, हर बेंच में बुक है, हाँ बुक में देखते रहना। The wavelength of waves produced on the surface of water is 20 सेंटीमीटर। लैम्डा दिया हुआ है, यानी कि 0.2 मीटर, ये वेवलेंथ दी हुई है। सुन रहे? if the wave velocity is 24 मीटर पर सेकेंड, वेव की वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो आप सबको एक फॉर्मूला पता है, v इक्वल्स टू v की जगह f निकालना है, लैम्डा की जगह 0.2, f विल बी 24 बाई 0.2। 120 हर्ट्ज की क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई, चाहे हर्ट्ज कहिए चाहे पर सेकंड कहिए। फिर कह रहा है टाइम टेकन इन टाइम इन विच वन वेव इज प्रोड्यूस्ड। एक वेव को प्रोड्यूस करने के लिए जो टाइम लगता है वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड विच इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टाइम 1/120। समझ आ रहा है? इसको कैसे सॉल्व करो? डिवाइड तो कर लेते हो ना, पर सेकेंड या सेकेंड 1/120 सेकेंड्स, इसको डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक करके दिखाएं? नहीं बेटा, ये देखो जिसको समझना हो एक बार समझ ही ले। देखो ऊपर नीचे हम हजार मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अब 1000 को 120 से डिवाइड करोगे 8.3 आएगा, और नीचे ये 10 की पावर 3 ही तो है, तो ऊपर जा क्या हो जाएगा? पर सेकंड हो गया। नहीं समझ में आया? अगला देखो, करना हो तो कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए।
कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस इन एयर रिक्वायर्ड बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर ऑब्स्टेकल टू हियर एन इको। अच्छा, स्पीड दे रखी है 350 मीटर पर सेकेंड। कितनी दूरी होनी चाहिए कम से कम अगर एको प्रोड्यूस करना है तो? टाइम कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, v इज इक्वल टू 2d/t। v की जगह 350, 2d/t की जगह 0.1 इंटू 350 कितना हो गया? 35 इक्वल टू 2d, d इक्वल टू 17 उधर 340 स्पीड ली थी तो 17 आ रहा था, 17 ही लिखना अगर कंडीशन आती है तो। यहाँ स्पीड 350 ली है इसलिए 17.5 है। समझ गए? वो ये जो स्पीड है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड ऑफ साउंड थोड़ा बढ़ता चला जाता है। देखिए चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। बीच के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही नहीं कराए मैंने। 5th वाला पढ़िए सब लोग बेटा। अ रेडार सेंड्स अ सिग्नल टू एन एरोप्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर अवे। दूरी दे रखी है 300 किलोमीटर। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, किस में आ जाएगा? मीटर में। विद अ स्पीड ऑफ 3 इंटू 10 की पावर 8। स्पीड है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर हाउ मच टाइम द सिग्नल इज रिसीव्ड बैक। कितने टाइम के बाद सिग्नल वापस आएगा? हो जाएगा क्वेश्चन। वही सेम फॉर्मूला, v इज इक्वल टू 2d/, तो t इज इक्वल टू 2d/v। 2 इंटू 3 के आगे 1 2 3 4 5 अपॉन d, 3 इंटू 10 की पावर 8। सुन रहे हो? सॉल्व कैसे करोगे? ये 3 2 जा इंटू 1 2 3 4 5 10 की पावर, सही है? ये कट गया, ये बचा 2, 5 में 8 गया, कितना बचा? 2 इंटू 10 की पावर -। सभी लोग समझ गए? सेकेंड्स, बढ़िया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। छठा सेम, 7वां सेम, हम 8वां कराने जा रहे हैं। जो सेम है वो नहीं करा रहे हैं। 8th कराएं? ये लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। कुछ आगे पढ़ना भैया है, नहीं आके आपकी बार सूट देंगे हम। A pendulum has a frequency of 5 vibrations per second। एक पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी है 5 वाइब्रेशंस, 5 वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। सही है? आगे पढ़ो। An observer starts the pendulum and fires a gun simultaneously। सुनिएगा, एक ऑब्जर्वर ने क्या किया? पेंडुलम को स्टार्ट किया और तुरंत क्या फायर किए? गन। सही है? He hears echo from the cliff after 8 vibrations of the pendulum। मतलब जो आवाज होगी गन की वो 8 वाइब्रेशंस के बाद आती है। अब हमको ये देखो, 5 वाइब्रेशंस में कितना टाइम लगता है? तो 8 वाइब्रेशंस में x सेकेंड लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो x विल बी 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 1.6 सेकेंड। ये टाइम आ गया। बोलो ये स्टेप समझ आया। अब आगे क्या कह रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो हमें डी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2d/t, b की जगह 340, 2d/t की जगह 1.6, 0.8 इंटू 340 कितना आएगा, 272 मीटर। आगे समझ में कर दीजिए। चलिए हाँ बेटा, इधर अगला क्वेश्चन देखो, 9th वाला देखो, जल्दी निकल, खत्म करना है इसको बेटा। A person standing between two vertical cliffs produces a sound। देखो ये दीपक खड़ा है, चलो छोड़ो, ठीक है। एक आदमी जो है दो क्लिप्स के बीच में खड़ा है और दो आवाज, टू सक्सेसिव एकोज आर हर्ड। एक एको जो होगी इस दीवार की वजह से होगी, एक एको जो है वो इस दीवार की वजह से होगी। एक एको 4 सेकंड बाद और दूसरा एको जो है वो 6 सेकंड के बाद। तो दोनों क्लिफ की दूरी बतानी है, इन दोनों क्लिफ की क्या निकालनी है, तो दोनों क्लिफ की डिस्टेंस को क्या मान लो, इधर देखो बेटा, इस क्लिफ से x1 दूरी मान लो, इस क्लिफ से क्या मान लो, x2 दूरी मान लो, और स्पीड दे रखा है 320। मिड पॉइंट नहीं, मैथ थोड़ी पढ़ रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम निकालोगे यार। इधर देखो, अरे बीच में होता तो बराबर, छोड़ो इधर देखो। सबसे पहले तो इस वाले से यहां तक का टाइम इस्तेमाल करके x1 निकाल दो, यहां से यहां तक का टाइम इस्तेमाल करके क्या निकाल लो, और x1 x2 को जोड़ दो, x आ जाएगा। नहीं समझ पाए, पहले लगाओ b = 2d1/t1। इधर देखो भैया अमन, b की जगह 320, d1 की जगह x1, t1 की जगह ये कितना आएगा 640, ये x1 आ गया। इसी तरीके से v = 2d2/t2 लगाओ, v की जगह 320, d2 की जगह x2, t2 की जगह ये 960 आ गया। बोलो आया समझ में, इधर का डिस्टेंस आ गया, उधर का डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस विल बी 640 प्लस 960 कितना आ गया, 1600 मीटर। नहीं समझ में आया। अगर ये दोनों क्लिफ जो है, नहीं ठीक, चलो अगला सवाल बेटा 10th वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ ठीक है अमन, इधर ध्यान दो। a person standing at a distance of x in front of a cliff fires a gun। एक पर्सन है वो क्लिफ के सामने खड़ा है, ये है क्लिफ ए बी, और ये x दूरी पे खड़ा है, क्या फायर करता है, गन, ये पर्सन, ठीक है। सुनिएगा, another person B standing behind the person A, A के पीछे, अरे यार ये तो ए बी हो गया, यही तो ये सी डी होगा। अब एक और पर्सन है बी, वो y दूरी पे है, सही है। Hears two sounds of the fire shots after 2 seconds and 3 seconds।
देखो सब, इसने गन फायर की, सही है, और इसने जो गन फायर की होगी उसकी एक आवाज बेटा डायरेक्टली इस तक पहुंची होगी, है ना, और एक आवाज जो होगी वो यहां गई होगी, क्लिफ से टकराई होगी, और कुछ देर बाद उसको आवाज सुनी होगी, भी हुई, है कि नहीं है। तो बताना क्या है कि ये आदमी अगर दो आवाजें सुनता है, एक आवाज सुनता है 2 सेकंड के बाद, एक आवाज सुनता है 3 सेकंड के बाद, तो बताओ x और y क्या होगा अगर स्पीड दे रखी है 320 मीटर पर सेकंड। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आओ नजरें बोर्ड पे रखो भैया। किसको किसको सवाल समझ नहीं आया? अमन को नहीं आया। अमन देखो बेटा बोर्ड पे। मान लो अमन यहाँ से मैंने गन फायर की ठाई, तो एक आवाज तो तुमको डायरेक्ट आएगी, एक लड़की आएगी, कुछ डायरेक्ट आई होगी वो 2 सेकंड बाद आई होगी, एक लड़की आई होगी वो 3 सेकंड बाद आई होगी। तो क्या दिक्कत थी समझने में? दो ही आदमी है भाई, एक फायर कर रहा है एक सुन रहा। आदमी तो बनाते हैं, अच्छा हाँ ठीक है, समझ गए। तो x और y निकालना है। सबसे पहले जो है ये इसकी बात करते हैं, पहले डायरेक्ट साउंड की बात करते हैं। डायरेक्ट साउंड हर्ड बाय बी ने जो डायरेक्ट आवाज सुनी होगी उसके लिए फॉर्मूला होगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वो 2d/t नहीं लगेगा, 2d/t एको में लगता है जब आवाज टकरा के वापस आ रही हो। जो डायरेक्ट जा रही है मानस इधर देखो, वो डिस्टेंस बाय स्पीड में रहता है। कितना टाइम लोगे यहाँ पे? आदमी ए से आदमी बी की दूरी कितनी है? y माइनस एक्स। नहीं समझ में आया? अरे ये y, ये x, तो ये कितना बचा? और कितनी स्पीड से आवाज जाएगी? 320 मीटर पर सेकंड से। तो 320 इंटू 2 कितना हो गया? 640 इज इक्वल टू y माइनस एक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब एक आवाज यहां से यहां, यहां से यहां, नहीं समझ पाए? तो एको हर्ड बाई बी। अब हम लोग केस 2 कर रहे हैं, एको हर्ड बाई। तो अब फॉर्मूला लगेगा v इज इक्वल टू 2d/t। वेलोसिटी की जगह वही 320 लिखोगे। अब की बार जो डिस्टेंस होगी आवाज की अखंडता देखो, x डिस्टेंस इधर गया और y डिस्टेंस कहाँ आया? तो डिस्टेंस कितनी हो गई? x प्लस वाई या y प्लस एक्स जो कह लो, अपॉन टाइम कितना लगा उसको? 3 सेकेंड। नहीं समझ में आया? तो ये 3 2 जा कितना हो गया? 960 इक्वल टू 2y प्लस एक्स। 480 इज इक्वल टू y प्लस। अब ये दो इक्वेशन बन गई हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू। नहीं समझ में आया? ऐड कर दो। y की वैल्यू कितनी आ गई? 560। इसी तरह y की वैल्यू, अरे यार y तो 800। पहले 2 सेकंड में सुनाई पड़ी, फिर 3 सेकंड में, उधर 5 सेकंड बाद Another person B is standing behind A at a distance y from the cliff. Hears 2 sounds of the fired shots after 2 seconds and 3 seconds respectively. एक आवाज 2 सेकंड के बाद आई होगी, डायरेक्टली आई होगी। एक आवाज 3 सेकंड के बाद आई। यहाँ पे 2 नहीं होगा, वो 2 तब लेते थे जब जाता था और आता था। तो यहाँ पे जा इतना रहा है, आ वाई रहा है, तो बस यहाँ पे डी की जगह वाई प्लस एक्स लेना है, ठीक है, 2 नहीं लेना है। तो यहाँ से 2 हटा देते हैं तो ये कितना बचेगा? 960 ही बचेगा। तो ये आ गया कितना?
960, ये आ गया 1600, y इक्वल टू 800 और y इक्वल टू किसी एक इक्वेशन का कैच निकाल दीजिए। टाइम 5 सेकंड नहीं होगा, 3 ही सेकंड के बाद आवाज आ रही, वो मैंने बस क्यों गलती से की है। थोड़ा शांत हो जाओ, ये सवाल और देख लो बेटा एक। आइए, नजरें बोर्ड पे रखो। ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में दी है नमन, और डिस्टेंस भी किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देखो बेटा, नजरें बोर्ड पे रखो। कंपेयर, कंपेयर रेशियो निकालना है। कंपेयर एम्पलीट्यूड्स, देखो पहले तो एम्पलीट्यूड ऑफ ए डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ ए का जो एम्पलीट्यूड है वो 10 है सेंटीमीटर, बी का जो एम्पलीट्यूड है कितना है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो रेशियो कितना आ गया, ये पहला पार्ट हो गया, ये घर पे कल हो गया, ऐसा कुछ नहीं। फिर इनकी वेवलेंथ रेशियो निकालना है। वेवलेंथ का मतलब एक बेटा, एक वेव की लेंथ। अमन इधर देख लो भाई, ये क्या इधर देख रहे हो, ये क्या कर रहे हो, अच्छा देखो तो चलो। एक वेव की लेंथ अमन, इस वेव की लंबाई कितनी है 8, ए वाले की लंबाई कितनी है 8, और बी की लंबाई जो है वो 16 है, एक वेव की लंबाई। तो आंसर कितना हो गया, हो गया। नहीं समझ में आया?